जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बेटा अपने पिछले लेक्चर में आपको पाक भारत जंग ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। आज के हमारे लेक्चर में मेन लॉन्ग क्वेश्चन तो होगा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। कौन सा? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। लेकिन उससे पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन है। वैसे तो आपके नोट्स में, मुझे नोट्स दिखाइए ज़रा। वैसे तो आपके नोट्स में ये शॉर्ट क्वेश्चन इसके बने हुए हैं और ये जो शॉर्ट ये और ये कल आपके पास क्लास में होने चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है इनको मेरा पुत्र, और ये मेहनत मैं और किसी जगह पे भी मैट्रिक क्लास को नहीं पढ़ाता, ये भी जहन में रखें। मैं सुबह वैसे कॉलेज में पढ़ाता हूँ, यहाँ से जाने के बाद भी मैं कॉलेज की क्लासेस को ही पढ़ाता हूँ। तो इसलिए मैट्रिक की पूरे दिन में मैं सिर्फ आपकी क्लास पढ़ाता हूँ। तो ये जितनी मेहनत हुई है ये सारी सिर्फ आपके लिए हुई। इसको ओन करें, ठीक है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटे रोज़ाना की बुनियाद पर याद करना शुरू। अच्छा, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं अब इसमें भी बने हुए, मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ, ज़रा अजान सुन लें हम। अच्छा बेटे, तो हम बात ये कर रहे थे कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एक अलग शॉर्ट है, ये अलग शॉर्ट है, ये अलग शॉर्ट है। मेन पूरा टॉपिक कहलाता है मुआशी तरक्की। लेकिन याद रख लें पुरानी बुक के मुताबिक ये वाला पूरा टॉपिक जो है ये 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी बोर्ड में आया हुआ है। यानी अगर इस मरतबा वो आएगा तो 5 नंबर के टॉपिक के तौर पर भी ये आ सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम है। खैर, अब हम देखते हैं मुआशी तरक्की। क्वेश्चन हमारा ये है, इस क्वेश्चन को हमारा ये मेन क्वेश्चन होगा, मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रा ये शॉर्ट के तौर पर देखें मेरे पुत्रों। आपसे पूछा जाएगा कि अयूब ख़ान के दौर में, चूँकि हम ये सारा किसका दौर पढ़ रहे हैं? अयूब ख़ान का। उसने मार्शल लॉ लगाया था, तो ये सारे इवेंट हम उसके दौर के पढ़ रहे हैं। अयूब ख़ान के दौर में मुआशी तरक्की कितनी हुई? तो पहले नंबर पर तो अंडरलाइन करो, मुआशी तरक्की की रफ्तार 7% रही। MCQs है बेटा। और उसने किन किन शोबों पर तवज्जो दी? उसमें बेटे पहला शोबा जिस पर उसने तवज्जो दी बेटे, फोकस किया, वो कौन सा था बेटे? फोकस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में उसने क्या क्या काम किए बेटे? यहाँ पर तो लिखा हुआ ना एक पैराग्राफ की सूरत में, लेकिन जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने बेटे ये बुलेट पॉइंट बनाने हैं हर सेंटेंस के आंसर लिखते हुए, पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखना। अब क्या क्या काम किए वो अंडरलाइन करें सिर्फ बेटे। सेकंड लाइन में देखें, उन्होंने बड़े जागीरदारों के लिए ज़मीन की हद मुकर्रर कर दी, ठीक है, ये एक पॉइंट। नंबर 2, मुजारों और हारियों में ज़मीन तकसीम कर दी। बेटे ये मुजारे और हारी कौन होते हैं? जो लैंड वर्कर्स होते हैं, जैसे हम हाउस वर्कर्स रखते हैं, ऐसे ज़मीनों में जो काम कर, एक तो ज़मीन का मालिक होता है ना। अब एक मालिक सारी ज़मीन को तो नहीं देख सकता, उसने बंदे भी नीचे रखे होते हैं। वो जो बंदे थे बेटे उनको कहते हैं मुजारे या हारी, ठीक है। तो उनमें बेटे ज़मीन, यानी इधर देखो पहले पॉइंट में हमने पढ़ा ना कि ज़मीन की एक लिमिट मुकर्रर कर दी कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसने मुकर्रर की थी बेटे 500 एकड़। अगर किसी बंदे के पास 500 एकड़ से ज़्यादा थी तो वो ज़्यादा वाली ज़मीन उस मालिक से लेकर उसी ज़मीन में काम करने वाले वर्कर को दे दी थी। ये दूसरा काम किया। तीसरा क्या किया? ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज, कीमियाई खादों, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर और किसानों के लिए आसान शराइत पर कर्जा स्कीमें लॉन्च की गई। अगला काम ये बेटे एक एक बुलेट पॉइंट है ये सारा। उसके बाद अगला बुलेट पॉइंट है नहरी निज़ाम की बेहतरी के लिए कई नहरें बनाई, डैम बनाए और बैराज बनाए। इसके अलावा ट्यूबवेल भी लगाए। ये बेटे उसने काम किए ज़राअत के शोबे में। अगला है बेटे सनती शोबा, इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्री। उसमें क्या किया बेटे देखेंगे ज़रा। पहले नंबर पर तो ये अंडरलाइन करें MCQs। 1958 में बेटे उसने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान किया, ये MCQs है। अब यहाँ से उसके काम शुरू हो रहे हैं। पहला काम उसने किया, मुल्क में नई सनतें लगाई, नंबर 1। नंबर 2, बरामदात में इजाफा हुआ, एक्सपोर्ट्स। नंबर 3, छोटी सनतों को भी तरक्की दी गई, छोटी सनतें लगाई गई। नंबर 4, सनतकारों को टैक्सों और खाम माल की दरामदात पर छूट दी गई, यानी टैक्स बेटे कम लगाए। नेक्स्ट बेटे टेक्निकल ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया। नेक्स्ट
बैरूनी सरमायाकारी को मुल्क में सरमायाकारी की तरगीब देने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई ताकि बाहर के लोग आकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और इंडस्ट्रीज़ लगाएं। फिर अगला काम उसने किया, सनती शोबों में साइंसी तहकीक में बेटे उसने क्या किया, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ये बेटे कायम की। फिर इसी तरह पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वो बेटे कायम किया। इसी तरह पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ये कायम की। ये वो काम थे जो, अच्छा अगला सुन लें, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आए तो अब इस एक एक पॉइंट में 7-7 8-8 पॉइंट है, आपने सिर्फ 4 लिखने, ठीक है। हर हेडिंग में से कितनी बातें नोट याद करनी है आपने, 4, इससे ज़्यादा नहीं। अगला बेटे तालीमी और समाजी शोबे में उसने क्या किया बेटे, सेकंड सेंटेंस देखें, नंबर 1 स्कूलों के लिए नया निसाब बनाया, नई किताबें छापी और टेक्स्ट बुक बोर्ड बनाए, नए स्कूलों कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को कायम किया। इस तरह समाजी शोबे में आबादी को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम दिया और अयूब खान के दौर में बड़ी तरक्की हुई। अच्छा उसके बाद बेटे 5 साला मनसूबा, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अयूब खान के दौर में बेटे, बल्कि MCQs के तौर पर आपने याद करना है, अयूब खान के दौर में 2 5 साला मनसूबे बने। दूसरे को कहते हैं दूसरा 5 साला मनसूबा, तीसरे को कहते हैं तीसरा 5 साला मनसूबा। पाकिस्तान की तारीख में अब तक 8 5 साला मनसूबे बने हैं। उनमें जो दूसरा और तीसरा 5 साला मनसूबा था, 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिक 5 ईयर प्लान, वो बेटे किसके दौर में आया था, अयूब खान के दौर। ये MCQs है। अब हम आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, बल्कि उससे भी पहले एक ज़रा और आगे देखें, जनरल यहिया खान का दौर। अच्छा अब अयूब खान का दौर ख़त्म हो गया, कैसे हुआ बेटे, इसने भी आके क्या लगाया था मुल्क में, मार्शल लॉ। और आपको याद है जब 65 के इलेक्शन हुए थे तो उनमें जीता कौन था, 65 के इलेक्शन में कौन जीता था, हाँ फातिमा जिन्ना या अयूब खान, अयूब खान जीता। अवाम किसके साथ थी, फातिमा जिन्ना के साथ। अवाम बेटे इसके खिलाफ निकली हुई थी तो जंग शुरू हो गई, अवाम वापस आ गई घरों को। जैसे ही जंग ख़त्म हुई अवाम ने फिर एहतजाज करना शुरू कर दिया। बिल आखिर मुल्क के हालात ख़राब हुए। तो अंडरलाइन करें 25 मार्च 1969 को अयूब खान को इस्तीफ़ा देना पड़ा और मुल्क में बेटे क्या लगा दिया गया, मार्शल लॉ। और ये मार्शल लॉ किसने लगाया, जनरल यहिया खान ने। यानी पहले भी एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, ठीक है, तो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो बेटे ख़त्म हुआ, नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसने आके मुल्क को संभाल लिया और यूं 62 का आइन ख़त्म हो गया। अब यहाँ बेटे 2 शॉट हैं जो आपके इन नोट्स में बने हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। एक शॉट है अयूब खान का दौर कैसे ख़त्म हुआ और एक शॉट है 62 का आइन कैसे ख़त्म हुआ। दोनों का आंसर एक ही है। तो अयूब खान का दौर कैसे ख़त्म हुआ, बोले बोले बोले, जनरल यहिया खान ने कब बेटे 25 मार्च 1969 को मुल्क में क्या लगा दिया, मार्शल। अयूब खान की हुकूमत ख़त्म हो गई और इसी के साथ ही 62 का आइन भी ख़त्म हो गया और मुल्क में क्या लग गया, मार्शल लॉ। अब बेटे ये तो हो गई माजी की बात हमारी। असल टॉपिक हमारा अब शुरू हुआ है और वो है बेटे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझे। पहले नंबर पर तो ये जाने कि ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किस बला का नाम है। तो यकीनन बेटे उस बला से, बहुत अच्छी बला का नाम है जो आप आने से पहले शीशे में देख कर आए। अच्छा अब यहाँ देखें और तवज्जो करें, मैं जो बात समझाने लगा हूँ। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ये क्या होता है बेटे, पाकिस्तान की तारीख़ में बना कब पाकिस्तान, 9 करें, आप लोगों को पता है, वाह यार आप लोगों को तो बड़ी पाकसटी आती है। अच्छा बताओ कब बना, 1947 में बना। 1970 आ गया था 1970, लेकिन मुल्क में कभी इलेक्शन नहीं हुए थे क्योंकि एक आर्मी वाला जाता था दूसरा आ जाता था, ठीक है। तो मुल्क बेटे इस तरह इलेक्शन नहीं हुए थे। जब जनरल यहिया खान आया इसने कहा कि मैं मुल्क में इंतखाबात इलेक्शन करवाऊंगा। बेटे इसने इलेक्शन करवाने के लिए ना, इलेक्शनों से पहले इलेक्शनों के लिए कुछ रूल डिफ़ाइन किए कि किस डेट को होंगे,
वोटर की एज कितनी होगी, वोट लेने वाले की एज कितनी होगी, वो कैसा बंदा हो कि उससे वोट दिया जाए। अच्छा, जब वोट ले लिए जाएंगे तो जो जो नेशनल असम्बली बनेगी, हुकूमत बनेगी, वो कितने बंदों की होगी, वो उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी। तो यूँ बेटे इलेक्शनों से मुताल्लिक जनरल याहिया खान ने कुछ रूल बनाए ताकि इन रूल्स के मुताबिक इलेक्शन हो सकें। उन रूल्स को बेटे किसका नाम दिया जाता है? नहीं, ना बोलो, अपना तो बिल आना ना मेरा पुत्र। क्या कहते हैं? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अच्छा मेरा पुत्र लिखो पहली लाइन पर हेडिंग पस मंज़र, बैकग्राउंड, पस मंज़र बैकग्राउंड। बेटे सादा बात लिखी हुई है कि नवंबर 1969 में जनरल याहिया खान ने एक कमीशन तरतीब दिया। कमीशन का मतलब है कमेटी बनाई, जिसने क्या किया? रूल बनाए। और बिल आखिर वो रूल कब बेटे दे दिए गए? 30 मार्च 1970 को बेटा ला के जनरल याहिया खान को दे दिए कि जी ये रूल हमने बनाए। उनको ओके कर दिया गया। वो रूल क्या थे? नंबर 1 पहले पॉइंट पर लिखें बेटा, 1 यूनिट का खात्मा। 1 यूनिट का खात्मा, एंड ऑफ 1 यूनिट या डिसमिसल ऑफ 1 यूनिट। हाँ जी, याद है 1 यूनिट क्या था? अल्लाह अल्लाह, हाँ जी, कोई ऐसा बता सके मुझे शेर दिल बहादुर जवान कि ये कहीं पहले पढ़ा हुआ है हमने? 1 यूनिट मैंने बड़ी डिटेल में समझाया था। अल्लाह की मज्जों गाँव भैंसों 1 यूनिट। हाँ मुझे बताओ, वो टीचर है मैं हूँ, मुझे बताओ। हाँ बता अकबर खान, बोल। ओ मलंगी मेरा पुत्र बोल ना, क्या कह रहे थे? बड़ा आसान सा आंसर है जी। एनीवन? रिदा खान जी, नूरुल हुदा चौधरी बोल, बताओ। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, किन अजीम हस्तियों को। अच्छा, कहीं आप मुझे किताब से देख के बता सकते हैं, कहीं ढूंढ के मतलब कहीं से आपको मिल जाए इसी किताब में से? ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा कुछ हो सकता है कि आप कहीं आपको पता हो कि ये किस टॉपिक में है? चलो मैं बता देता हूँ, ये 1956 के आइन के पहले पैराग्राफ में है, वहाँ से ढूंढ के बता दें। आपकी जूनियर्स यहाँ बैठी हुई हैं और आपकी इंटरनेशनल बिजती हो रही है, आप लोगों को फील ही नहीं हो रही कि आप कितने नालायक हैं, और इंटरनेशनल बल्कि यूनिवर्सल नालायक। हाँ जी, 1956 के ये जो टॉपिक था पाकिस्तान में दस्तूर साजी के मराहिल, उसमें मैंने ये बाकायदा हेडिंग लिखवाई हुई है 1 यूनिट, और मैंने ज़ोर दे के कहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। इससे ज़्यादा और मैं फिर आंसर ही रह गया, फिर मैं वही बता देता हूँ। 1956 का आइन, उसका जो पहला पैराग्राफ है पाकिस्तान में दस्तूर साजी के मराहिल, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इधर देखो, अल्लाह तोड़ा भला करे, नोट्स ना लेना मेरा पुत्र, कितने याद ना हो जाने शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है? हाँ जी, पता चला? बोलें क्या रुकावटें थीं? कोई गाड़ियाँ, बसें, गायें, भैंसें, मज्जें खड़ी थीं, वो रुकावटें थीं जी। बड़ा सादा सा आंसर है। पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, मशरक़ी पाकिस्तान का एक सूबा था और मगरबी के 4 थे। उन चारों सूबों को मिलाकर एक सूबा बना दिया था जिसे 1 यूनिट कहते हैं। अब देखो ना, इतना मुश्किल काम भला को हो सकता है हल? ये यहाँ से आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगाएं कि आप कहाँ खड़े। उसके बाद बेटे, अच्छा वो बेटे दोबारा 1 यूनिट ख़त्म कर दिया गया और उसको फिर दोबारा किस में बदल दिया? मैं फिर जुमला सुने मेरा, मैंने ये कहा कि 4 सूबे मिला के एक सूबा बनाया था। 1970 में उसे दोबारा बदल दिया गया और उसे पहले वाली कंडीशन में ले आए। तो पहले वाली कंडीशन क्या थी? 4 सूबे या मगरबी पाकिस्तान? नंबर 2 जी, एज ऑफ वोटर, उम्र की हद, एज ऑफ वोटर।
जी, उम्र की हद बेटे अंडरलाइन करें, वो बंदा जिसकी 21 साल उम्र है वो वोट दे सकता है। उसके बाद अगले पॉइंट पर लिखें नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली। जी, नेशनल असेंबली। उसने कहा इलेक्शनों के बाद जो नेशनल असेंबली बनेगी उसके टोटल मेंबर होंगे 313, अंडरलाइन करें, जिनमें 13 खवातीन होंगी। अगले पॉइंट पर लिखें एज ऑफ कैंडिडेट, एज ऑफ कैंडिडेट, उम्मीदवार की उम्र, एज ऑफ कैंडिडेट। जी, कैंडिडेट की एज कितनी होगी बेटे, यानी जो वोट लेगा कम अज कम 25 साल। अच्छा, उसके बाद अगला लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नया आइन बनाना। जो नेशनल असेंबली बनेगी उस नेशनल असेंबली के, वो जो नई नेशनल असेंबली बनेगी उस नेशनल असेंबली के कायम हो जाने के 120 दिन के अंदर अंदर वो नेशनल असेंबली नया आइन बनाएगी। जब इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शनों के बाद जो नेशनल असेंबली कौमी असेंबली बनेगी वो बेटा कितने दिनों में नया आइन बनाएगी, 120। और अगर उसने आइन ना बनाया तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगला रूल देखें, अगली लाइन पर वफाकी आइन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, वफाकी आइन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अगला लिखा गया कि आइन बनाया जाएगा और वो आइन बेटे मुल्क का आइन किस तरह का होगा, वफाकी तरह का। यहाँ लिखे मुल्क का नाम, नेम ऑफ कंट्री। इलेक्शनों के बाद मुल्क का जो नाम होगा वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। उसके बाद अगला लिखेंगे इस्लामी और जमहूरी अक़दार, सिंपल लिख लें इस्लामी अक़दार, इस्लामिक वैल्यूज़। अगला रूल बेटे ये बनाया कि आइन में इस्लामी नज़रियात और जमहूरी अक़दार को मद्देनज़र रखा जाएगा। अगला बेटे लिखें बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स, हर एक को बुनियादी हुकूक का आज़ादी से इस्तेमाल करने का हक़ होगा। अगला लिखेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अदलिया की आज़ादी। ये सारे पॉइंट आपने पीछे पड़े हुए हैं, वही दोबारा जिक्र हो रहे हैं। अदलिया को इंतज़ामिया से आज़ाद रखा जाएगा। अगला बेटे सूबाई खुद मुख्तारी, प्रोविंशियल ऑटोनमी, सूबाई खुद मुख्तारी, सूबे अपने काम में आज़ाद होंगे। उसके बाद राइट ऑफ अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट, सदर का इख्तियार, अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट, सदर का इख्तियार। बेटे अगला लिखा हुआ है सदर के पास इख्तियार होगा कि आइन को उस वक्त तक मंजूर न करे जब तक ऊपर बयान करदा नुकात आइन का हिस्सा ना हो। यानी कोई भी मुल्क में आइन उस वक्त तक लागू ही नहीं हो सकता जब तक ये वाले तमाम रूल उस आइन में लिखे हुए ना हो, और ये सदर के पास अथॉरिटी है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आखिरी पॉइंट बेटा लिखेंगे जी, आइन में तब्दीली या आइन में तरमीम, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। सदर जब चाहे आइन बदल सकता है। वाह 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 वाह, कैसे कैसे सदर इस कौम में रहे हैं। ठीक है, और वो भी यही खान जैसे। तो यहाँ देखे उसने लिखा आइन जब चाहे सदर इख्तियार कर सकता है। कोई बंदा, अगला रूल लिखा हुआ, कोई बंदा उसको हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकता। ऑल इन ऑल अथॉरिटी वो मुल्क का प्रेसिडेंट होगा। ये बेटे रूल बनाए गए, इन रूल्स को कहते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। और पुरानी बुक के मुताबिक ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, इंतहाई आसान,
मुझे कोई एक हेडिंग बता दें इनके अलावा जो बेटे ये पीछे आपने टॉपिक्स में नहीं पढ़ी हुई, सारी पढ़ी हुई हैं। आपको चूँकि पेपर मैंने देने हैं, बोर्ड में मैंने जाना है, आपका तो लेना देना नहीं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी बात पे यकीन रखें कि वाकई ये पीछे पड़े हुए हैं टॉपिक्स में ना। यानी आप जिस भी देखें, करारदाद मकासद में पढ़े हैं, 56 के आइन में पढ़े हैं, 62 के आइन में पढ़े हैं, और अब फिर हमने यहाँ भी पढ़ लिए। ठीक है, ये मेरा पुत्र कल ये टॉपिक याद होने चाहिए इंशाल्लाह। इससे आगे हम, और कल आप सबके पास नोट्स भी होने चाहिए। ठीक है, नोट्स के बगैर यहाँ मुझे नज़र ना आए आप।